सात सात गारंटी सुधांशु जी, वो भी कांग्रेस पार्टी ने भी वहां पर रखा है। मेरे दो प्रश्न है आपसे, दोनों का जवाब दीजिएगा, जो अभय जी कह रहे हैं उसका भी। लेकिन एक मुख्य बात यह है कि आपके लिए उन तमाम जगहों पर, चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा हो, तीसरी बार जब आप जा रहे हैं, आपके वोटर में जो आपका कोर वोटर भी है, उसका एंथुजियाज्म बहुत कम हो गया है वोटिंग को लेकर। तो आपको इसका खामियाजा यूपी कई जगहों पर, देश भर में भी भुगतना पड़ा है। वोटिंग परसेंटेज गिरी, आपके कई वोटर्स निकले नहीं, उनमें वो जोश कम हुआ है। और दूसरा मुद्दा है परिवारवाद पर। आपने, चाहे वो 14 हो, 19 हो, 24 हो, बार बार आपने घेरा, विधानसभा चुनाव में आप घेरते हैं। फिर उन लोग वो देख नहीं रहे हैं क्या कि आपने श्रुति चौधरी को क्यों टिकट दिया? वो देख नहीं रहे कि आपने भव्य बिश्नोई को क्यों टिकट दिया? पूरी लिस्ट है सर, बहुत लंबी। और ये सब वही विरासत वाली पॉलिटिक्स के झंडावरदार हैं जिनको आपने टिकट दिया। तो आप फिर किस मुंह से भाई भतीजावाद पर आप दूसरे पर टिप्पणी करेंगे? पहले तो मैं कहूंगा, अभय दुबे जी शुरू हुए तो क्या कहने लगे, देखिए हम तो परफॉर्मेंस की बात करते हैं और ये जात की बात कर गए। हम तो नहीं आए, ये जात सियासत की बिसात के ऊपर तो राहुल गांधी बोलते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस में वो आज तक कांग्रेस के सबसे असफल अध्यक्ष रहे, सबसे असफल नेता रहे। 139 साल के इतिहास में पहला मौका है, कांग्रेस 3 बार में 3rd डिजिट नहीं टच कर पाई है। तो उनको समझाइए ना कि परफॉर्मेंस की बात करो या जात की बात करो। और आपके मुंह से अंत में जो कर्नाटक निकल गया तो बहुत याद आया। कर्नाटक में 1200 किसानों ने आत्महत्या की है, और जिसपे इतना संवेदनशील बयान है कि ये तो इन्होंने निजी कारणों से की है। 1200 किसान निजी कारणों से आत्महत्या कर चुके हैं। और आपने कहा जो गारंटी पूरी की थी, सबको पता है, आपने गारंटी पूरी करने के लिए वाल्मीकि योजना में से, SC ST के वेलफेयर में से फंड निकाल के उड़ा दिया। 2000 देंगे, 6000 देंगे, और अंदर सैकड़ों करोड़ रुपए अंदर कर लेंगे नेताओं के। ये कांग्रेस ने कर्नाटक में करके दिखाया। और इतना ही नहीं, आपके तो मुख्यमंत्री पर सीधे आरोप हो गया। जो कहा हरियाणा में असंध के विधायक ने, पहले अपना घर भरेंगे, फिर रिश्तेदारों का घर को देंगे, फिर सोचेंगे। यही काम कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने करके दिखाया। पहले अपने लिए जमीन, फिर उनकी पत्नी का भी नाम, और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी नाम है। और याद करिए कर्नाटक में क्या स्थिति हो गई। बेंगलोर में पानी की सप्लाई के लिए हाहाकार हो गया। अब अभय जी, आप प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, जाके चेक करिए कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट था इसमें कर्नाटक में, और कितना आपके आने के बाद हुआ है। आधे से ज्यादा कम हो गया। मुझे जहां तक ध्यान है 1,63,000 या ऐसे करोड़ का था, अब 84,000 या 54,000 करोड़ पे आ गया है। मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं ध्यान आ रही है। इतना भारी गिरावट आई है कर्नाटक में। और फिर इसके बाद कर्नाटक में जहां तहां सांप्रदायिक मामला, वो सब चीजें, वो सारी चीजें तो शुरू ही हो गई हैं। तो पूरे देश ने देखा है कि आपने जो कहा वो कभी नहीं किया। न किसानों के साथ कही गई बात छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पूरी की, न कर्नाटक में पूरी की। और यहां तो और मजेदार बात हो गई, जहां तक हमें जानकारी है, शायद बजरंग पुनिया जी को किसान सेल का प्रमुख बना दिया गया। हरियाणा जैसे राज्य से जो किसानों के लिए पूरे देश में जाना जाता है, वहां एक किसान नहीं मिला किसान वाले सेल का चीफ बनाने के लिए। एक इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी मिला आपको बनाने के लिए। ये अपने आप में बहुत सवाल से पैदा करता है। और मैं ये पहलवानों के बारे में, अंजना जी, एक फैक्ट भी बता देना चाहता हूं। लोगों को शायद नहीं पता होगा कि पहलवानी भारत का एक परंपरागत खेल था। और भारत ने हॉकी के अलावा यदि एकमात्र पदक जीता है लंबे समय तक, तो कब जीता? 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में केडी जाधव ने कांस्य पदक कुश्ती में जीता था। यानी कुश्ती में क्या परंपरा थी, बगैर किसी सुविधा के जीता था। अगर ढंग से किया होता आज कुश्ती में पूरी दुनिया में हम छाए हुए होते। ये आके आज पहलवानी की बात करते हैं। बताइए, 52 में ओलंपिक का पदक जीत लिया था। आप 50 साल में रहे, आपने कितनी सुविधाएं दी। इस पे तो हमारी एक्सपर्टीज थी परंपरागत ढंग से। अब उस पे आते जो परिवारवाद की बात कही, अंजना जी, मैं कई बार आपके चैनल पे भी बोल चुका हूं, परिवारवाद और परिवार में अंतर होता है, जैसे पूंजी और पूंजीवाद में अंतर होता है। पूंजी सबको चाहिए, चाहे नौकरी के माध्यम से मिले या व्यापार के माध्यम से मिले जीवन यापन करने के लिए। पूंजीवाद ये होता है कि सारी पूंजी मेरे पास। तो परिवार का व्यक्ति राजनीति में नहीं आ सकता, ये प्रतिबंध नहीं लग सकता। परिवारवाद ये होता है कि पार्टी ही मेरी रहेगी। आज हम 2024 में बैठे हैं, जाके चेक करिए। 1929 में कांग्रेस के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, और वहां से 1930 लाहौर कांग्रेस में नेहरू जी को मिला, और आज तक उनके पास है। और मैं चुनौती से कहता हूं, कम्युनिस्ट पार्टी और भाजपा छोड़ के जितनी पार्टियां हैं, सुनिए, आरजेडी हो या सपा हो, 90 से बने परिवार पर ही 35 साल से कंट्रोल। ठीक है, ठीक है। इस पर एक कमेंट मैं आशुतोष जी और उनसे भी लूंगी, लेकिन जल्दी से एक कमेंट आपका अभय दुबे जी। वो कह रहे हैं कि देखिए, पार्टी पर बपौती होना एक परिवार का,
पार्टी का एक फैमिली लिमिटेड बन जाना या फिर सत्ता के शीर्ष पर बैठना और उसको सांसद बनाना, और ज्यादातर बीजेपी ऐसा करती है कि वो एक फैमिली से दो लोगों को पद नहीं देती है, ये उनका दलील रहती है। अभय जी। सुधांशु जी पार्लियामेंट जाते हैं ना, तो उस पर एक हमारे सनातन धर्म का मूल मंत्र रखा है, लिखा हुआ है, उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। वो कहते हैं कि ये परिवार, हमारा पूरा विश्व एक परिवार की तरह है। आपने क्या किसका हित साधा बताइए? किसान परिवारों का हित साधा? उनकी तो आमदनी 27 रुपए कर दी। लेकिन एक परिवार ऐसा है जो 1600 करोड़ रुपए रोज कमा रहा है, सुधांशु त्रिवेदी जी। 100 परिवार हिंदुस्तान में, भारतीय जनता पार्टी के परिवारवाद की कहानी सुनिए। 100 परिवार ऐसे हैं जिन्होंने 1.5 साल तक हिंदुस्तान के बजट जितना पैसा 54 लाख करोड़ रुपए अर्जित कर लिया। और हिंदुस्तान के जो 60% परिवार हैं, वो बहुत जो निचले परिवार है, उनके पास सिर्फ 3% पैसा गया। ये कैसी सरकार चला रहे हैं आप? किसानों की बात करते हैं, किसानों का दर्द जाना कभी? किसानों ने क्या कहा था? किसानों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी समर्थन मूल्य का कानून बना दीजिए, क्योंकि 25,000 रुपए हेक्टेयर आपने इनपुट कॉस्ट बढ़ा दी। नरेंद्र सिंह तोमर 7 साल तक कहते रहे प्रधानमंत्री जी को कि कृषि यंत्रों पर, ट्रैक्टर पार्ट्स पर, खाद पर से जीएसटी हटा दीजिए। और ये पार्लियामेंट्री कमेटियों ने एग्रीकल्चर को कहा, उन्होंने कहा 7 साल तक प्रधानमंत्री ने मेरी बात नहीं सुनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मेरी बात नहीं सुनी। ठीक है, जो अभय जी कह रहे हैं आशुतोष जी, उस पर भी आपका जवाब, और साथ ही जो सुधांशु जी ने कहा है। लेकिन परिवारवाद की ये परिभाषा क्या, छोटा छोटा जवाब दीजिएगा, ये परिभाषा क्या चलेगी? अब देखिए, बीजेपी एक नया दाव तो खेलती है। नायब सिंह सैनी कोई नहीं जानता था, अचानक उनको, मतलब जानते तो सभी थे वहां पर जो हरियाणा की पॉलिटिक्स को कवर थे, लेकिन सरप्राइज कैंडिडेट के तौर पर वो सीएम बनाते हैं। मोहनलाल यादव को वहां पर, वो भी एक सोशल इंजीनियरिंग का तरीका देखा गया, जहां मोहनलाल यादव को, किसी यादव को पहली बार बीजेपी ने एमपी में बनाया। विष्णुदेव साई को छत्तीसगढ़ में, वहां मोहन मांझी को उड़ीसा में बनाया, यहां पर भजनलाल शर्मा को राजस्थान में। तो कुल मिलाकर मतलब शीर्ष पदों पर, हालांकि ऐसे अनेकों केंद्रीय मंत्री हैं जिनको आप ट्रेस कीजिएगा तो वो किसी न किसी फैमिली से निकलते हैं, लेकिन शीर्ष पदों पर जो लोग बैठे हैं उनमें आप ऐसी फैमिली लीनियज नहीं देखते हैं, विरासत वाली पॉलिटिक्स। क्या इस दलील में दम है? देखिए अंजना जी, जब भी नरेंद्र मोदी के युग का असेसमेंट किया जाएगा तो ये कहा जाएगा कि अटल आडवाणी के जमाने में गैलेक्सी ऑफ लीडर्स पैदा किए उन लोगों ने। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस इतनी शानदार, इतनी मजबूत थी कि आज भारतीय जनता पार्टी उसके मोमेंटम पे चल रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के जमाने में आप देखिएगा, जितने क्षेत्रीय सत्रप थे सबको ठिकाने लगा देगा, चाहे वसुंधरा राजे सिंधिया हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, आप कहीं भी जाके देख लीजिए। और ये इनकी भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी के रूप में एक देखा जाएगा। कहा जरूर जाता है कि देखिए हम अननोन लोगों को बना रहे हैं, लेकिन यही काम इंदिरा गांधी ने अपने जमाने में किया था। जब भी किसी की जड़ जमने लगती थी तो उसके बाद उसको उखाड़ के देखा जाता है, जड़ तो नहीं जम रही, और फिर उनको हटा दिया जाता था। ये राजनीति ही कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए नुकसानदायक हुई। अभी सुधांशु जी ने बड़ी अच्छी बात की, एफडीआई के बारे में बातचीत की, तो मैं थोड़ा सा डेटा उसके बारे में देना चाहता हूं। कर्नाटक के बारे में बात की, मैं ऑल इंडिया के बारे में बात करना चाहता हूं। देखिए 1922 में भारत में जो एफडीआई था वो $49 बिलियन था, $49 बिलियन। 2023 में वो घट के हो गया $28 बिलियन। 2024 में आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक वो घट के हो गया $10 बिलियन। 2007 के बाद हिंदुस्तान में एफडीआई का इनफ्लो सबसे कम है 2007 के बाद से, और भारत का एफडीआई रैंकिंग 8 से घट के 15 पे चला गया है। तो ये जो अर्थव्यवस्था की स्थिति, दरअसल यही भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा में सबसे बड़े मुश्किल का सबब है। सुधांशु जी, इसका एक सीधा जवाब। देखिए, मुझे लगता है कि आशुतोष जी प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, वो कह रहे हैं $10 बिलियन एफडीआई रह गया है। अरे भैया, $650 बिलियन तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो पिछले 1-1.5 साल में 500 से $650 बिलियन पहुंचा है। मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $650 बिलियन है और रह गया है $10 बिलियन। बताइए कहां से आंकड़े आते हैं और ये कौन सा किस रूप में प्रस्तुत करता है? मुझे लगता है ये वही हैं जो भ्रम फैला के भारत के बारे में दुष्प्रचार करना चाहते हैं। अभी पिछले महीने में 22 लाख ईपीएफओ अकाउंट जुड़े हैं, 22 लाख, जो पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट हुआ है। जुलाई के महीने का डाटा आया है, 2 महीने पुराना। अब उसके बाद भी इनको समझ में नहीं आता। पर एक बात मैं अभय दुबे जी की बात, इन्होंने कहा 100 परिवार ऐसे हैं जिनके पास इतनी संपत्ति है। वो परिवार क्या पहले गुमटी लगाते थे करोड़ बाग में? अभय जी, उन 100 परिवारों में एक परिवार वो है जिसके घर में महात्मा गांधी रहते थे। अंतिम सांस उन्होंने बिरला हाउस में ली। बोलिए बिरला है कि नहीं उन 100 परिवारों में? जमनालाल बजाज है कि नहीं उन 100 परिवारों में?
उन परिवार है कि नहीं जिसका राडिया टेप में नाम आया था कि कांग्रेस पार्टी हमारी दुकान है? यह है भ्रम फैलाना। कह रहे उद्योगपतियों से करीबी कांग्रेस पार्टी की भी चर्चाओं में रहती थी, सब उस दौर में भी सबने देखा है। दूसरा उनका प्रश्न यही है कि कुल मिलाकर कांग्रेस की जो सोच है उस पर वो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। आपका छोटा सा जवाब अभय जी। हाँ, बिल्कुल छोटा सा जवाब दूंगा। ये मेरी रिपोर्ट नहीं, ऑक्सफैम की रिपोर्ट है कि 2020 से लेकर 23 तक 100 लोगों के पास भारत के संसाधनों का 60% हिस्सा गया है। बड़ी बात कर रहे हैं। हम जानते हैं अडानी जी के नाम पर आपके भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होने लगता है। कांग्रेस पार्टी ने क्या सवाल खड़ा किया? विदेश का जिक्र किया तो हाँ, उसी धरती की मैं बात कर रहा हूं। चांग चुंग लिंग, एक चीनी नागरिक जिस पर भारत की एजेंसियों की निगाह थी, वो अगर अडानी जी के भाई विनोद अडानी जी के साथ साझा काम करता है और स्टॉक मैनिपुलेशन का आरोप लगता है, तब कांग्रेस पार्टी यह आरोप आप पर लगाती है। कांग्रेस पार्टी आरोप इसलिए लगाती है कि विदेशों की धरती से भारत के संसाधनों की लूट हो रही। सुधांशु त्रिवेदी जी, हमने कहा कि स्ट्रेटेजिक एरिया में अगर अडानी जी काम कर रहे हैं, इलारा नाम की डूबीएस कंपनी है, 13 ऐसी कंपनियां थी जिसको खुद सेबी ने कहा। अभी जो माधवीपुरी बुच जी पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने प्रोटेक्ट किया, वो इसीलिए लग रहे हैं कि जब 13 ऐसी कंपनियां थी, फॉरेन पोर्टफोलियोज थे जिन पर संदेह था सेबी को, और वो उनका सारे के सारा संबंध विनोद अडानी जी से था। तो क्या ये देश के हित में प्रश्न खड़ा करना विदेशियों के साथ खड़े हो जाना है का प्रश्न है? ड्रग्स किसके यहां पकड़ाए थे बताइए ना? 21,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स मुद्रा के पोर्ट से बनाए। एक नोटिस भी दिया आपने अडानी जी को, और डीआरआई ने यह कहा, डायरेक्टिव रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने यह कहा कि 2.25 लाख करोड़ रुपए का ड्रग्स, यह संदेह है कि सेमी टेलकम पाउडर के नाम से अफगानिस्तान से आया था, जो यहां से उठकर चला गया है। तो ड्रग्स की गर्त में कौन धकेल रहा है हिंदुस्तान में? एक भी एक्शन आपने लिया? हरियाणा का युवा, हरियाणा से लेकर पंजाब से लेकर कश्मीर तक भारत ड्रग की गर्त में, भारत की नौजवान पीढ़ी को ड्रग की गर्त में आपने धकेल दिया। अगर राहुल गांधी जी ड्रग का सवाल खड़ा करते हैं, अगर राहुल गांधी जी भारत पर विदेशी भूमि से हो रहे आक्रमण का सवाल खड़ा करते हैं, तो आपके पेट में अडानी जी के नाम पर तकलीफ होना प्रारंभ हो जाती। क्यों नहीं हम सवाल खड़ा करेंगे? किसानों की आमदनी 27 रुपए कर दो और वो 1600 करोड़ रुपए रोज कमाए। जब प्रधानमंत्री कहते थे आपदा में अवसर ढूंढिए, कोविड के टाइम 6,000% उनकी कंपनियों में का इजाफा हुआ, तब क्या सर्विलांस डिवीजन क्या कर रहा था सेबी का? अगर ये सवाल कांग्रेस पार्टी खड़ा करती है तो इसके जवाब देने चाहिए, बजाय इसके कि आरोप लगाएं कि विदेशी धरती से हमारी भारत की कंपनियों पर आक्रमण। भारत की कोई कंपनियों पर आक्रमण नहीं हो रहा है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर अपनी रिपोर्ट में लिख रहे हैं कि 5 बड़ी कंपनियों ने हिंदुस्तान में मोनोपोली स्टेब्लिश कर ली, जिसके कारण रोजगार के अवसर हमारे यहां सृजित नहीं हो रहे और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो ये अकेले राहुल गांधी जी नहीं है, भारत के संवैधानिक पदों पर रहे हुए लोग भी इसके खिलाफ मुखरता से बोल रहे हैं। अब कंक्लूडिंग रिमार्क सबसे ले रहे हैं। विनोद जी, आपके साथ शुरू कर रही हूँ, 2 लाइन में अपनी अपनी बात कहिएगा। विनोद जी, आपको लगता है कि ये विदेशी कंपनियों पर टारगेट नहीं करती है कांग्रेस, देसी कंपनियों पर कर रही है, विदेशी जॉर्ज सोरोस का नाम, ये तमाम मुद्दे इधर या उधर किसी को फायदा या नुकसान पहुंचाते हैं? क्या चुनाव में जनता, हमने 2024 में देखा, असल मुद्दा महंगाई, रोजगार, ये सब वो असल मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता अपना वोट डालने जाती है। कई ऐसे भी राज्य हैं जहां पर जाति का बहुत बड़ा एक हाथ रहता है, चाहे वो कास्ट सेंसस हो, रिजर्वेशन हो, ये तमाम मुद्दे चुनावी तौर पर ज्यादा रिवर्बरेट करते हैं, एको करते हैं लोगों के बीच में। अंजना जी, देखिए, विदेशी वाला मुद्दा तो इंदिरा गांधी के जमाने से चल रहा है। जब भी सरकार के खिलाफ विपक्ष कोई गोलबंदी करता है तो विदेशी ताकतों का खतरा जो है सरकार को दिखने लगता है। और इंदिरा गांधी ने ये जेपी आंदोलन के दौरान लगातार आरोप लगाया था विदेशी शक्तियों के इशारे पर ये हो रहा है, और 77 का चुनाव वो हार गई बुरी तरह से इमरजेंसी के कारण। और इस बार लोकसभा में जिस तरह बीजेपी की सीटें कम हो गई, बावजूद इसके कि जॉर्ज सोरोस का नैरेटिव बनाया गया। अब सवाल ये है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो सत्ता में कौन है? जो सत्ता में वो कार्यवाही करें, वो रोके, वो सारी चेन, सारी टूल किट पे बैन लगाए। नंबर 1, खाली कहने से नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि जनता के अंदर ये मुद्दे असर नहीं करते। जनता के अंदर मुद्दे असर करते हैं महंगाई, बेरोजगारी, या उनके अपने जो मुद्दे रोजमर्रा के हैं। हरियाणा का चुनाव हरियाणा के मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। वहां जॉर्ज सोरोस क्या कर रहे हैं या अडानी जी की कंपनी में निवेश किसका है, इस पर कोई वोट नहीं पड़ने वाला है।